हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर विथआउट ई आपका आज के लेक्चर में स्वागत करती हूँ। और मैं आज करवाने वाली हूँ आपको जो हमारा चैप्टर है 13 उसका लेक्चर नंबर 7। ठीक है, और काफ़ी अब जो है आप समझ गए होंगे कि कैसे आपकी बुक में दे रखा है और हम कैसे उसको टॉपिक वाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और इसी तरह से आप करते रहेंगे तो आपको आगे जो है क्लास 10th में इसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे कि किसी भी चीज़ को कैसे हम टॉपिक वाइज जो है अच्छे से अरेंज करके क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं, उसे अच्छा दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और आदत भी हो जाएगी। तो उपचार के नियम क्या है और निवारण के सिद्धांत क्या है और काफ़ी कुछ और भी। ठीक है, चलिए उपचार के नियम क्या है। तो हमने देख लिया कि रोग बहुत प्रकार के होते हैं, वायरस से हो रहे हैं, बैक्टीरिया से हो सकते हैं, प्रोटोजोआ से हो सकते हैं, फंगस से हो सकते हैं, लेकिन इनके क्या उपचार है, हम क्या कर सकते हैं। तो उपचार हमारे पास बहुत सारे हैं। दैनिक जीवन में, रेगुलर लाइफ में आप कई उपचार इसमें से यूज करते हो, जैसे दवाइयाँ खाना, घरेलू नुस्खे अपनाना। और दूसरा एक होता है कि हम उन चीज़ों से ही दूर रहें जिससे हमें ये चीज़ें हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपका सारा खाना पीना छुड़वा दूंगी, ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, है ना, कि कैसे कैसे मक्खियाँ कहाँ कहाँ पे बैठती है और कहाँ कहाँ से आती है। कई लोगों को तो सूख भी आ गई होगी, लेकिन ये ज़रूरी है। चलो, उपचार के नियम क्या है। तो उपचार के बेसिकली हमारे पास जो है संक्रमण रोगों के उपचार के 2 उपाय हैं। पहला क्या है, जैसे आपके बुक में दे रखा है उसी के हिसाब से चल रहे हैं। पहला क्या करें कि रोग के प्रभाव को कम कर दें, है ना, जो भी हमारे पास डिजीज है उसका इफेक्ट कम कर दें, है ना। जैसे कि हमें बुखार आता है तो हम बुखार की दवाई खा लेते हैं, पैरासीटामोल खा लेते हैं ताकि फीवर जो है वो कम आ जाए। खांसी आ रही है तो खांसी की सिरप पी लेते हैं कि खांसी जो है वो कम हो जाए। एक तो ये उपचार होता है। दूसरा क्या होता है, रोगों के कारण को ही समाप्त कर दें कि जिस वजह से ये हो रहा है, अगर आपको ये पता चल जाए। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सारी डिजीज के सिम्टम्स जो है, लक्षण जो है वो एक जैसे होते हैं। जरूरी थोड़ी खांसी हो रही है तो आपको जो है टीबी है, ये तो कोई सेंस ही नहीं है। तो आपको एक तो तरीका है कि आप उसको कम कर दें। दूसरा, अगर आपको पता है कि वो किस वजह से हो रहा है और किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, किस वायरल की वजह से हो रहा है, तो आप उस वायरस या बैक्टीरिया को मारने के लिए कोई जुगाड़ लगा लें। दवाई ही होगी वो जुगाड़। ठीक है, चलिए पहले उपाय के लिए हम ऐसे उपचार करते हैं जिसमें लक्षण कम हो जाते हैं, है ना। वही मैंने कहा, खांसी आ रही है तो खांसी की दवाई पी लो तो खांसी कम हो जाएगी। क्या हो गया, लक्षण कम हो गया। जो लक्षण आपको दिख रहा था वो कम हो गया। फीवर आ रहा था, फीवर की दवाई खा ली, फीवर कम हो गया। तो लक्षण को कम कर देते हैं हम। ठीक है, बहुत ज्यादा छींकें आ रही है, एलर्जी वाली दवाई खा ली, एलर्जी की वजह से हो रहा है आपको पता है, तो छींकें आना कम हो जाएगी। यही होता है। नाक बंद हो रही है तो वो आजकल ऐड आते हैं ना ऑट्रिविन वगैरह के, नाक बंद होती है तो वो 2 बूंदे डालो तो नाक खुल जाएगी। इस तरह से लक्षण प्राय शोध के कारण होते हैं, लेकिन हमने ये पढ़ा कि ये जो लक्षण दिखते हैं हमें, जैसे फीवर आ रहा है, ये मैंने कहा कोई बीमारी नहीं है। फीवर तो आपको आ रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है। कल ही बात की थी, मतलब लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि ये इन्फ्लामेशन के कारण होता है। वह उस एरिया में आपकी जो दादा हैं, जो आपकी बॉडीगार्ड सेल्स हैं, है ना, कौन होती है वैसे वो बॉडीगार्ड सेल्स, वो WBC होती है मेरे बच्चों, है ना। व्हाइट ब्लड सेल्स होती है ना, वो लड़ती है। व्हाइट ब्लड सेल्स में बहुत प्रकार की सेल्स है। व्हाइट ब्लड सेल्स तो एक समूह है, ग्रुप है। इसके अंदर आपकी लिम्फोसाइट आती है, इसके अंदर आपकी न्यूट्रोफिल आती है, बेसोफिल आती है ना। इसके अंदर आपके किलर सेल्स आती हैं, नाम ही देखो किलर सेल्स। इसके अंदर आपकी T सेल्स आती हैं, B सेल, बहुत प्रकार की सेल्स हैं। इसके पास खजाना है, इसके पास बॉडीगार्ड्स का। तो ये लड़ती है। तो हमने कहा था फीवर तो इसकी वजह से आता है, तो हम फीवर को कम कर रहे हैं तो हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को कम कर रहे हैं, लेकिन हमारी WBC काम करना बंद कर देगी, है ना। तो शोध के कारण भी होता है। कई बार ऐसा ना हो जाए कि हम फीवर को कम करें और हमारी जो WBC है वो इफेक्ट हो जाए, डर जाए कि नहीं दवाई आ गई है और वो अपना काम करना बंद कर दे। तो लक्षण जनरली शोध के कारण भी होते हैं। तो ये वाला उपाय इतना कारगर हमेशा साबित नहीं होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए हम बुखार, दर्द या दस्त को कम करने के लिए दवाई का उपयोग करते हैं। यही हो गया, सबको कम दस्त लग रही है तो गोली खा लो, दस्त नहीं आएगी। लेकिन ये जो लक्षण आधारित है,
लक्षण आधारित उपचार स्वयं में संक्रामक सूक्ष्मजीवों को समाप्त नहीं करेंगे। भाई वो सिर्फ लक्षण को कम कर देंगे, वो हमारी WBC की तरह उस बैक्टीरिया को मार नहीं रहे, वो बस आपको ये फील करा रहे हैं झूठा मूठा कि अब मुझे बुखार नहीं आ रहा, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा। जैसे कि पेन किलर्स होती है, पेन किलर क्या करती है, आपके अंदर जाके आपके नर्वस सिस्टम को वीक कर देती है, तो आपको ये फील नहीं होता कि आपको दर्द हो रहा है। अभी भी वहां पे जख्म है, अभी भी वहां पे वो सब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, बस आपको फील नहीं हो रहा है ना। तो वो आपको बेवकूफ बनाती है इनडायरेक्ट वे में। तो ये बेवकूफ बनाने वाला काम ये नहीं है कि वो आपके बैक्टीरिया या वायरस को जाके मार रही है, ऐसा हरगिज नहीं है। इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको ये जो लक्षण आ रहे हैं ये किस वजह से आ रहे हैं, और अगर आप उसके अनुसार दवाई खाएंगे तब वो आपको इफेक्ट करेगी। ऐसा जनरली हम करते नहीं है। आपको भी पता है, आप घर पे रहते हो, आपको थोड़ी सी सर्दी खांसी हो जाती है तो पापा मम्मी वो ही मेडिकल पे जाके कह देते हैं इसको सर दर्द हो रहा है, वो एक दवाई निकाल के दे देगा, ठीक है, सिरप दे देंगे आपको। हर बार आप डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाते, कुछ बड़ा ही हो जाता है तब आप जाते हैं। तो ये दवाई आपके सूक्ष्म जीवों को मारे ऐसा जरूरी नहीं है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। और रोग ठीक नहीं होंगे। भाई ये जो आपने दवाइयाँ खाई है ये तो लक्षण कम करने के लिए खाई है, इससे आपके ना तो सूक्ष्म जीव मर रहे हैं और ना ही रोग सही होगा। थोड़ी देर के लिए बस आपको बेवकूफ बना दिया जाएगा, थोड़ी देर बाद 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जब दवाई का असर खत्म होगा, सर दर्द फिर आने लग जाएगा, उस जगह पे दर्द फिर आने लग जाएगा, फीवर फिर आने लग जाएगा। तो ये टेम्परेरी इलाज होते हैं कई बार, ठीक है। इसके लिए हमें सूक्ष्म जीवों को मारना ही पड़ेगा। अगर आपको रोग खत्म करना है, अगर आपको रोग खत्म करना है तो आपको सूक्ष्म जीवों को मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन काम नहीं करेंगे, ठीक है। जीवों के प्रत्येक वर्ग में कुछ आवश्यक जैव रासायनिक जैव प्रक्रियाएं होंगी जो इस वर्ग के लिए विशिष्ट होंगी और अन्य वर्गों में नहीं। अब हर जीव अपने आप में अलग है। हमारे अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं वो क्रियाएं वायरस के अंदर भी हो, वो क्रियाएं बैक्टीरिया के अंदर भी हो, वही क्रियाएं कवक के अंदर भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हैं, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, एम्फीबिया, प्रोटोजोआ, सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग है, अंदर की संरचनाएं अलग अलग है, अंदर की क्रियाएं अलग है। तो उनकी ये जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, जैव रासायनिक का मतलब जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं। अब आप बोलेंगे रासायनिक और जैव क्या होती है? देखो, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर क्रियाएं होती है ना, वो सब केमिकली होती है। सब में कोई ना कोई केमिकल लगता है, केमिकल बनता है। चाहे वो एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके ग्लूकोज बना रहे हैं, तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक केमिकल कंपाउंड है, एक रासायनिक पदार्थ है। आप अपने अंदर डीएनए बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, क्या है? ये सब रासायनिक पदार्थ है, लेकिन ये हमारे अंदर होते हैं, लिविंग थिंग के अंदर होते हैं, इसलिए हम इनको कह देते हैं जैव रासायनिक। और जैव प्रक्रियाएं, प्रक्रियाएं का मतलब प्रोसेस, इनको बनाने के लिए जो प्रक्रियाएं चल रही है, तो सबकी जैव प्रक्रियाएं अलग अलग होती है। ये जरूरी नहीं है कि किसी एक वर्ग में जो प्रक्रियाएं हो रही है जिस तरह की, वैसी ही प्रक्रियाएं सब में हो। जैसे आप में श्वसन अलग तरह से होता है, पौधों में श्वसन अलग तरह से होता है, और दूसरे बैक्टीरिया, वायरस, कवक हैं उनमें अलग तरह से होता है। तो सबकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं अलग है और हमें उसी के हिसाब से दवाई लेनी और उस रोग को ठीक करना पड़ेगा। अगर आप कहें कि भाई मेरे को बुखार आ रहा है, आपने चेकअप करवाया, पता चला आपको डेंगू है ना, आपको डेंगू है, मच्छर फैलाता है जो कि डेंगू, आपको डेंगू है, मलेरिया है जो प्लाज्मोडियम से होता है। आप कहें कि नहीं यार मैं तो है ना वो क्या कहते हैं इचगार्ड लगाऊंगा। इचगार्ड समझते हैं, वो खुजली वाला जो ऐड आता है, इचगार्ड लगाऊंगा। बताओ क्या लॉजिक है इसमें? वो डेंगू हो रहा है आपको प्लाज्मोडियम से हो रहा है, या मलेरिया हो रहा है प्लाज्मोडियम से, आप कह रहे हो इचगार्ड। इचगार्ड क्या है? खुजली मिटाने के लिए। वो खुजली किस वजह से होती है? वो कवक की वजह से होती है। तो भैया इचगार्ड तो कवक को मारेगा ना, प्लाज्मोडियम को थोड़ी ना मारेगा। आपको डेंगू हो रहा है और आप कह रहे हो मैं इचगार्ड लगाऊंगा पूरी बॉडी पे,
कैसा घटिया सा सोच है ना, मजा आया सुन के। ऐसा ही ये कहना चाह रहा है कि आप ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी आपको हो रहा है आप कोई भी दवाई ले लें, जैसा कि हम करते हैं। अब आपको इस लग रहा होगा मैम कैसी बहकी बातें कर रही हैं, लेकिन आप लोग ऐसा ही करते हैं। मैंने तो देखा है कि आपको थोड़ी सी सर्दी खांसी हो जाती है, डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब गला दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, दवाई दे दो। वो 2-5 रुपए की दवाई दे देता है। हम सोचते हैं वायरल हुआ है। फिर जब वो कई बार बहुत बार वायरल हो जाता है, फिर हमारी नींद जागती है, हम कहते हैं चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, इस बार बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। फिर हमें पता चलता है कि वो तो मलेरिया हो रखा था। तो ये कहानी है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो होती है, जैसे वायरल वाला जो सर्दी खांसी होती है, वो तो हम कहते हैं 3 से 7 दिन में अपने आप सही हो जाती है। जब वो 3 से 7 दिन में नहीं होती तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि सबकी अलग अलग है और सबकी अलग अलग कहानी है। कहानी घर घर की, कहानी हर घर की, है ना। वो सीरियल आता था पहले, मम्मियाँ देखती थी बहुत, मैंने नहीं देखा कभी। ये प्रक्रियाएं नए पदार्थ बनाने के लिए विभिन्न चरण अथवा श्वसन हो सकती है। या तो ये कोई चरण हो सकता है उसकी बॉडी का, कोई स्टेप हो सकता है, पाचन हो सकता है, उत्सर्जन हो सकता है। आपका उत्सर्जन अलग है, उसका उत्सर्जन अलग है। या फिर श्वसन हो सकता है, आपका श्वसन अलग है, पौधों का श्वसन अलग है। तो कोई भी चीज में वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हमें ऐसी औषधि का उपयोग करना है जो हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना ही बैक्टीरिया के संश्लेषी मार्ग को रोक दे। अच्छा, एक और चीज, पहली तो आपको उसके लिए स्पेसिफिक दवाई ढूंढनी है जो उसके लिए ही बनी हो, है ना, एक दूजे के लिए ही बने हो। दूसरा, आपको अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कवक और प्लाज्मोडियम को मारते मारते आप अपने को भी ऊपर पहुंचा दो, है ना। जैसे कि मैं आपको एक फनी सा एग्जांपल देती हूँ कि आपको मैंने कहा प्लाज्मोडियम है, मैंने कहा प्लाज्मोडियम को जो है साइनाइड से दिक्कत होती है, तो आप सोचो साइनाइड खा लूँ, है ना, साइनाइड खा लूँ और आप भी ऊपर, प्लाज्मोडियम भी ऊपर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसी दवाई ढूंढनी है जो आपको नुकसान नहीं करे। सिर्फ किसको नुकसान करे, प्लाज्मोडियम को। बोलेंगे यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली है, इसीलिए तो दवाई ढूंढना इतना आसान नहीं है। कोरोना की वैक्सीन इसलिए इतनी इजीली नहीं बनी, है ना। बनाई थी ना हमने, कई लोगों को उसके साइड इफेक्ट हुए थे, कुछ को हुए थे, कुछ को नहीं हुए थे। पहले उसका टेस्ट किया गया, उसको सब जगह अपनाया गया, भाई क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, उसके बाद मार्केट में लॉन्च किया गया। तो ऐसे हलवा नहीं था, जिमन नहीं था कि लो 2-5 रुपए दे के कोरोना की दवाई बना लूँ, है ना। ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती है। ये किससे होता है, ये रिसर्च से होता है, वैज्ञानिकों से होता है। ऐसे आप भी कभी वैज्ञानिक बने, कोई नई दवाई खोजे जो आज तक नहीं बनी है ना। जैसे कैंसर, एड्स, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिनके लिए आज हमारे पास दवाइयां नहीं है, लाइलाज बीमारियां हैं ये। ऐसे एंटीबायोटिक से संभव है। किससे, क्या लेते हैं हम, फिर एंटीबायोटिक लेते हैं। आपको डॉक्टर, कभी भी आप किसी भी बीमारी के लिए जाओ, आपको सबसे पहला काम वो क्या देगा, एंटीबायोटिक देगा। एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटी का मतलब होता है विपरीत, बायोटिक का मतलब होता है जीवन के विपरीत। पर ये हमारे जीवन के विपरीत नहीं है, ये उस बैक्टीरिया के जीवन के विपरीत है, ठीक है। एंटीबायोटिक, जिसको आप बोलते हैं प्रतिरक्षी या प्रतिरोधी दवाइयाँ। प्रतिरोधी कहते हैं वैसे तो, प्रतिरक्षी तो एंटीबायोटिक हो जाए, हाँ एंटीबॉडी हो जाएगा। प्रतिरोधी दवाइयाँ लेके आते हैं या डॉक्टर देता है। इसी प्रकार कुछ ऐसी औषधियां हैं जो मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ को मारती है। जैसे आपने एक दवाई सुनी होगी कुनेन, है ना, सिनकोना से मिलती है, जो बचपन में कभी पढ़ा हो आपने। ये कुनेन क्या है, ये कुनेन एक एंटीबायोटिक है। किसके लिए, मलेरिया के परजीवी। मलेरिया का परजीवी कौन है, कौन है मलेरिया का परजीवी, अभी बोला प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम फैलाता है, तो इसको मारने के लिए ये कुनेन खाई जाती है। अब ये कुनेन हमें नुकसान नहीं करती, इसीलिए खाते हैं। अगर ये हमें नुकसान करती तो फिर ये कुछ काम की नहीं थी, फिर दूसरी ढूंढनी पड़ती। एंटीवायरल औषधि, अच्छा दो होती है, एक तो होती है एंटीबैक्टीरियल और एक होता है एंटीवायरल। देखो एंटीवायरल जो है वो किसके लिए है, वायरस के लिए, विषाणु के लिए। और एंटीबैक्टीरियल जो है वो किसके लिए है, बैक्टीरिया के लिए। कई बच्चों को शायद ये पता ना हो
कि बैक्टीरिया और वायरस अलग होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं। वायरस और बैक्टीरिया अपने आप में दोनों अलग है। समझाऊं? समझना चाहते हो? देखो, वायरस जो होता है ना, उसमें तो एक कैप्सिड का खोल होता है, ऐसा कभी मैंने आपको दिखाया भी है शायद, है ना, ऐसे 5 पैर होते हैं, एक कॉलर होती है यहाँ पे, है ना, एक कैप्सिड का खोल होता है, सिर्फ प्रोटीन का एक कवर होता है, एक ऐसा ढांचा होता है, और उसके अंदर होता है डीएनए या आरएनए। जनरली आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, बस कुछ नहीं, ये बस इस डब्बा होता है। अब इसका शेप अलग अलग होता है, ये ऐसा गोल भी हो सकता है ना, जिसपे ऐसे तारे सितारे लगे हों, ऐसा सिंपल भी हो सकता है, ये वायरस है। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया जो होता है वो ऐसे शेप के भी होते हैं, बैक्टीरिया ऐसे शेप के भी होते हैं, बैक्टीरिया ऐसे शेप के भी होते हैं, बहुत सारे शेप के होते हैं। लेकिन इनमें और इनमें क्या अंतर है? इसमें तो देखो, ये जो कवर है ना, ये कवर ये प्रोटीन का बना होता है, जिसको कैप्सिड बोलते हैं। इनमें हमारी जैसे कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोट पढ़ाए थे आपको, प्रोकैरियोट, वो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट में ही तो आते हैं, वहां पे पढ़ाया था ना बैक्टीरिया की संरचना, प्रोकैरियोट जब हमने पढ़े थे। इनमें कोशिका भित्ति भी होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है। इनमें कोशिका जैसा कुछ है ही नहीं, कोशिका कहते ही नहीं है इसको। और अगर आपको एक चीज बताओ कि वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं इसको, आपको मैंने बताई थी जब कोशिका वाला चैप्टर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, इसकी थोड़ी सी संरचना अलग है। इसमें राइबोसोम भी होते हैं, इसमें डीएनए भी होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, इसके पास कुछ नहीं है, बस एक डीएनए और एक कैप्सिड। तो ये अंतर है भाई। जब इतने बड़े बड़े अंतर है तो इनकी दवाइयाँ सेम कैसे हो सकती है? तो वायरस के लिए जो यूज की जाती है उसको एंटीवायरल, और जो बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं उसको एंटीबैक्टीरियल औषधि कह देते हैं। इसलिए इनको बनाना कठिन है, क्योंकि दोनों की संरचना अलग है। आप दोनों में एक जैसी दवाइयाँ यूज नहीं कर सकते। प्लस इनकी ऐसा भी नहीं है कि इस बैक्टीरिया की जो कार्यविधि है, जो काम है, वो दूसरे बैक्टीरिया से मिलते जुलते हो। हर बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से भी अलग है ना। इस कारण बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है, जबकि वायरस अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस जो होता है उसमें अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है, मटीरियल कम है इसके पास। ये ऐसे घूमता रहता है वायु में मुर्दों की तरह। जब इसको कोई शिकार मिलता है हमारे जैसा, पौधों जैसा, तो ये बॉडी के अंदर जाके एक्टिव हो जाता है। बाहर तो ये मृत की तरह घूमता रहता है। तो इसकी अलग प्रणाली है और बहुत कम है। जब ये अंदर जाएगा तभी एक्टिव होता है, बाकी तो ऐसे ही घूमता रहता है ये। इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावी एंटीवायरल औषधियां भी उपलब्ध है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक दिन रात जो है, जैसे कोरोना वायरस के लिए हमने बना ही दी ना, तो बनाते हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। बना दी हमने बहुत सारी एंटीवायरल। उदाहरण के लिए HIV संक्रमण को नियंत्रित करने में, देखो यहाँ पे नियंत्रित शब्द लिखा हुआ है। मैंने कहा HIV या एड्स के लिए अभी तक कोई परमानेंट इलाज नहीं है। हम सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से उस बीमारी को खत्म नहीं कर सकते। कैंसर खत्म नहीं कर सकते। हालांकि अभी कीमोथेरेपी जो करते हैं, सुना हो आपने कभी, है ना, बहुत महंगी होती है और हर बॉडी उसको झेल भी नहीं पाती। कुछ लोगों को कीमोथेरेपी करने के बाद भी कैंसर सही नहीं होता, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। यही बात हम कर रहे हैं कि सबका अपना अपना जैव क्रियाएं हैं। तो इनको कई वायरल औषधियां तो हम बना चुके हैं, लेकिन हम बस इनको दवाइयां दे के कम कर सकते हैं, उसकी उम्र बढ़ा सकते हैं कि 2-4 साल और जी जाए बंदा, है ना। खत्म नहीं कर सकते। ये हमारी अभी तक क्या है, इतने हाई लेवल पे अभी हम पहुंचे नहीं। हालांकि रिसर्च चल रही है, कहीं को कर भी देते हैं कैंसर को, वही कीमोथेरेपी मैंने कहा, ठीक है, लेकिन उसमें वापस होने के चांसेस भी रहते हैं। इसलिए मैंने कहा अभी भी लाइलाज है ये बीमारियां। तो हम कई हमने दवाइयाँ खोज ली है एंटीवायरल, जैसे कि HIV को हम नियंत्रित कर सकते हैं, उसकी उम्र बढ़ा सकते हैं थोड़ी। अब है निवारण के उपाय। 2 तरीके देखे हमने, या तो हम प्रभाव को कम कर दे जो कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, और दूसरा या हम उस सूक्ष्म जीव को, उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को ही मार दें। 2 तरीके हैं।
अब और क्या सिद्धांत है, ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं ये दो तरीके, या जो हम दवाइयाँ बनाते हैं वो किस बेस पे काम करती है। तो इसकी दो विधियां हैं। फिर से पहला है एक सामान्य और दूसरी रोग विशिष्ट, कि अगर आपको कोई रोग हो गया है तो आप उसके उपचार में क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो अपने लेवल पे। भाई वो दो तो है ही कि या तो आप कम कर दो या मार दो, लेकिन और क्या निवारण कर सकते हो, कैसे बच सकते हो, है ना, हो जाए तो कैसे उसको कम कर सकते हो, ये इसके बारे में। तो एक तो है सामान्य और दूसरी है विशिष्ट। सामान्य जो हम नॉर्मल लेवल पे करते हैं, अभी आपको मैं बताऊंगी, आपको लगेगा ये तो हम करते ही हैं, है ना, जो कोरोना की गाइडलाइन भी थी। जैसे कि वातोड़ यानी कि वायु से फैलने वाले जो रोग हैं, सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हम खुले स्थानों में रहें और भीड़ भरे स्थानों पर न जाए। ये थी क्योंकि एयर से फैलता था वो, तो हम कहते थे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना, है ना, स्वच्छ वायु रखनी है, घर साफ रखना है, एसी नहीं चलाना, है ना, सारे पढ़े थे। इसको मुझे लगता है आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि वो वायु से फैलते थे। वायु से फैलते हैं तो आपको यही प्रिकॉशंस रखने हैं। ये हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं कि हम कैसे बच सकते हैं इनसे सामान्य विधियों के द्वारा। अगर जो जल से फैल रहे हैं, जलोढ़ हैं जो, क्योंकि हमने कहा था जल से भी फैलते हैं, तो सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हम साफ जल पिए, है ना, एस्केरिस, टीनिया, सोलियम, ये सब पानी में रहते हैं। पानी को छान के पिए, उबाल के पिए, स्वच्छ पानी पिए, गंदा पानी नहीं पिए, बाहर चाट पकौड़े पे पानी नहीं पिए, पानी पताशे में गंदा सा पता नहीं कौन सा पानी यूज करते हैं। रोगवाहक सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हमें साफ पर्यावरण में रहना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखें। ऐसे वातावरण में मच्छर उत्पन्न नहीं होते, अर्थात संक्रामक रोगों से बचने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। ये तो भाई ऐड में भी आपने देखा है ना, बोलते हैं सर्दियों में कूलर की जरूरत नहीं होती, तो गर्मी जाने के बाद कूलर को अच्छे से साफ करके उसका पानी वानी सुखा के उसको रखना चाहिए। जहां आप पानी रखोगे वहां पे मच्छर अंडे देंगे, क्योंकि मच्छर स्वच्छ साफ पानी में जो है अंडे देते हैं। नालियां अपने आसपास की साफ रखे, गंदगी ना फैलाए घर में, है ना, इस तरह से। हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं को मार देती हैं। ठीक है, एक हमारे पास खुद का क्या है, बॉडीगार्ड है ना, बताया था, कौन सी, WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, है ना, श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स, ये बॉडीगार्ड है हमारी। तो ये क्या करती है, अगर कोई आ भी गया गलती से तो उसको पहले ही खत्म कर देती है, नहीं तो हम हर दूसरे दिन बीमार हो जाए। देखो मैंने कहा वायु में करोड़ों बैक्टीरिया फैले हुए हैं, जा रहे हैं आपकी बॉडी में, लेकिन आप रोज बीमार नहीं होते। आप भीड़ वाले इलाकों में भी जाते हो, आप ऐसी जगहों पे भी जाते हो जहाँ गंदगी होती है, लेकिन आप रोज बीमार क्यों नहीं होते? क्योंकि आपकी WBC उसको तैयार कर रही है, उसको दूचे दे दे के बाहर निकाल रही है, भागो यहाँ से। जब ये फेल हो जाती है तब हमारी बॉडी पे असर होता है, जब ये हार जाती है दुश्मन से तब ऐसा होता है, हमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको हमने कल लास्ट क्लास में बात की थी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। इम्यून सिस्टम, ठीक है, हमारे शरीर में स्थित अन्य तंत्रों की तरह सफल नहीं होगा यदि हमें पर्यावरण, भोजन और पोषण नहीं मिले। लेकिन आपके इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए भी क्या चाहिए, उसको प्रॉपर भोजन चाहिए, उसको प्रॉपर पोषण चाहिए। पीछे ऐसे क्वेश्चन भी है कि आपके प्रतिरक्षा तंत्र को स्वच्छ रखने के लिए क्या जरूरी है, भोजन, पोषण, है ना। इसलिए योगा वोगा, फिजिकल एक्सरसाइज, दिन भर बैठे बैठे बस खाए, भाई भोजन का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर बैठे रह के बस ठूसे जाए, प्रतिरक्षा बढ़ानी है, प्रतिरक्षा, इसका ये मतलब भी नहीं है। आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए, है ना, थोड़ा सा भागो और ऐसे थक जाओ, वो वाला भी नहीं होना चाहिए कि बस खा ही रहे हैं, प्रतिरक्षा बढ़ रही है, वो तो और उल्टी आपको नुकसान भी करेगा, ओबेसिटी बढ़ जाएगी, मोटापा बढ़ जाएगा। तो सब जरूरी है, लेकिन प्रतिरक्षा के लिए भोजन जो है और पोषण जो है वो भी जरूरी है। इस पर एक सवाल भी है, पीछे बात करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ आज हमने क्या पढ़े, हमने सामान्य लक्षण पढ़े कि सामान्य रूप से हम कैसे रोगों से बच सकते हैं। अब विशिष्ट वाले हैं जिसको हम कल की क्लास में करेंगे। बहुत छोटे छोटे इजी टॉपिक है ना, और मुझे लगता है कि आपको दोबारा इनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, इस तरह से आप पढ़ लें, इनको याद कर लें तो
अच्छा रहेगा, क्योंकि और भी हैं केमिस्ट्री फिजिक्स जिस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, बायो के भी आगे के जो चैप्टर हैं उस पर ध्यान देना पड़ता है, तो इस पे समय बचा लें। तो यहाँ पे आज मैं अपनी क्लास जो है ख़त्म करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या करना पड़ेगा, इंतज़ार।